सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टडी किया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि यार जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बेसिकली कि आपके पास जितनी भी जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं, मिसाल के तौर पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है। तो ये तीनों इक्वेशंस मींस की लीनियर इक्वेशन पिछली क्लास में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बताया कि लीनियर इक्वेशन आप इसमें लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो इसके सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये लाइन की सारी लाइन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमारा फोकस जितना भी आगे वेरी फर्स्ट लेक्चर्स होंगे, जितने भी वेरी नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आएंगे 1, 4, 5 जितने भी हैं, उसमें हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस होगा सॉल्यूशन की तरफ। हमने सॉल्यूशन मालूम करना है जो कि हम एफएससी से पढ़कर आ रहे हैं। ये सारे काम जो हैं ये आप एफएससी में कर चुके हैं, ये इंटरमीडिएट लेवल का काम है, ठीक है। तो वहां पे हमने सॉल्यूशन सिस्टम को डिस्कस किया है। अब मैंने पिछली जो लेक्चर्स हैं उसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने हो सकते हैं? वो 3 हो सकते हैं। 3 से मुराद ये है कि आपके पास उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक हो सकता है, ठीक है। उसके सॉल्यूशन आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उसके आपके नो सॉल्यूशन का केस भी आ सकता है। मैंने पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि हमने ये मुझे याद पड़ता है कि पिछले लेक्चर में हमने यूनिक सॉल्यूशन को डिस्कस किया। तो यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या होती है? तो यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो सॉल्यूशन है 1 0 0 1, यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे आ गया 1। उसका मतलब ये हो गया कि यार ये x1 की वैल्यू क्या है? 2 है, x2 की वैल्यू क्या है? -1। ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। इसको कहा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप को समझाना है इन ऑपरेशंस के ऊपर। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको अगर रो ऑपरेशन समझ नहीं आते हैं तो आप आने वाले काफी सारे लेक्चर्स जो हैं उसमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कि इस चीज को समझ पाओ इजीली कि यार ये है क्या असल में, रो ऑपरेशंस को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, रो ऑपरेशंस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसके अंदर किस तरह यूज किया जाता है रो ऑपरेशंस को और अपनी मेन डिजायर तक पहुंचा जाता है। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं इचेलॉन फॉर्म। इचेलॉन फॉर्म मींस ये रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है काफी। रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म की मदद से इसको रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म कहते हैं। रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म, आपने एक मैट्रिक्स को, दी गई मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म तक लेकर जाना। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने क्वेश्चन लिखा जो कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको मैंने रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म तक लेकर आया था बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस की मदद से। अब यहां पर पॉज कर दें। यस, अच्छा यहां पर इधर देखें, इसमें जो चीज मैं आपको समझाई है कि यार यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है या कोई सॉल्यूशन नहीं, ये बात याद रखनी है। 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में होंगी। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जिसमें कि यूनिक सॉल्यूशन यहाँ बता दिया है कि आपका जो मेन फोकस है ना, आपने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, इस मैट्रिक्स को लेकर जाना है यहाँ पर रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस की टेक्निक से। कैसे करेंगे? यूनिक का तो करेंगे। मिसाल के तौर पे देखो, फॉर एग्जांपल ये 3 क्रॉस 3 की अगर बात होती तो 3 क्रॉस 3 में आप क्या करते हैं? 3 क्रॉस 3 में इसको रिड्यूस करते 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे फर्स्ट कर ले -2 -3 -6, ये आपके पास आ जाता है। ये यूनिक का केस है, ये यूनिक की पॉसिबिलिटी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन की। जब आप एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हो रिड्यूस में, और साइड बाय साइड ये जो कॉलम वेक्टर होता है ये भी रिड्यूस होता रहता है। यहां से तो आपको x1 की वैल्यू मिल रही है, ये x2 की वैल्यू मिल रही है और ये x3 की वैल्यू। ये यूनिक सॉल्यूशन। अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये आपके लिए मैंने जो सिचुएशन बनाई है ये वो सिचुएशन है जिसमें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो कब आएगी? वो यहां पर देखिए, ये रो ऑपरेशंस को फॉलो करना है। जब तक रो ऑपरेशंस को आप समझ नहीं पाओगे इजीली सही से, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैट्रिक्स है, इस
मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज आई वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? ये तमाम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इन वेरिएबल्स की जो कोएफिशिएंट है 1 2 -2 -5 -7, दरमियान में आप लाइन लगा लेंगे -3 -2, और ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं? कॉलम वेक्टर। क्या कहा जाता है? कॉलम वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तरीकेकार है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। अबव सिस्टम की हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई ए और साथ में मैंने बी। ठीक हो गया। हम रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म तक लेकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई सॉल्यूशन की डिमांड है, सॉल्यूशन को मालूम करना है, वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशन की ही खातिर हम इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म तक लेकर जाएंगे रो ऑपरेशंस की मदद से। ये रो ऑपरेशन देखिए मैंने आपकी खातिर आपके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रॉपर्ली मैंने इसका रफ वर्क किया हर एक का, क्या आपको परेशानी ना हो। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे देखें, जरा गौर करें, ये आपके पास रही गई 1। ठीक है, तरीकेकार क्या होगा कि आपने इसको रिड्यूस तक लेकर जाना है, तो आपके पास ये 1 है, तो इस 1 के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग 2 पड़ा हुआ है, आपने इसको 0 करना है। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हमने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म तक लेकर जाना है इसको, तो हम इस 1 के नीचे की सारी एंट्रीज क्या करेंगे? उनको 0 करेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए बकायदा की है। इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। मतलब कहने का ये है ना कि आपने रफ्ता रफ्ता अपने काम की तरफ आगे बढ़ोगे। इस चीज को जरा सा आपने समझना है, इस चीज को आपने थोड़ा सा क्या करना है कि याद करना है कि यार हमारा जो टेक्निक क्या है, हमें रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म तक जाना है। ठीक है, रो ऑपरेशंस की मदद से। यहां पर आ जाए, इधर मैंने आपके सामने चीज लिखी हुई है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, याद रखिए जिस रो में चेंज आ रही है ना, इसको 0 करना है 1 की मदद से, इसको 0 करना है 1 की मदद से। चीज को फॉलो करना है, रिलेट करना है। आप जब रिलेट नहीं कर सकेंगे तब तक सीख नहीं सकेंगे। इसको 0 करने का तरीका, अच्छा देखिए, चेंज किस में लाऊंगा मैं? R2 के अंदर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो R2 मींस यहां पे किधर मेरे रिलेशन किसमें चेंज आ रही है, जरा गौर करें। इस पूरी रो में चेंज आई है, तीसरी रो भी सेम एज इट इज है, पहली रो भी सेम एज इट इज है, सिर्फ इसमें 0 लेकर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको 0 करने जब करोगे तो डेफिनेटली ये भी चेंज होगा, डेफिनेटली ये भी चेंज होगा। ये बात याद रखिए, समझ आ रही है? ठीक हो गया ना। अब यहां पर देखें कि ये मैंने क्या लिखा है, रिलेशन क्या लिखा है, R2 - 2R1। मुझे इसको 0 करना है, इस एंट्री को 0, इसको ये अगला स्टेप आ चुका, आंसर आ चुका है। ठीक है, कहने का मकसद मुझे 2 को 0 करना है, तो 2 को 0 करने के लिए मैं 1 का सहारा लूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, बात खत्म हो गई। मैंने यहां पर क्या लिखा, R2 मींस ये पूरी रो -2R1। आप इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। मैंने रफर भी किया हुआ आपकी खातिर। चेंज किस में लेकर आनी है, रो 2 में। यहां पर लिख दिया -2, यहां पर आपके सामने क्या आ रही है, वो गलत तो नहीं हो गया, ऊपर से, अच्छा सॉरी ऊपर मैंने किया था, ठीक हो गया, थैंक यू। सामने देख ले, मैंने आपने लिखी है 2 -7 3 -2, सामने नजर आ रही है। ये आपके पास रो क्या है, R2 है। ठीक हो गया, R1 का सहारा लेना है, R1 का सहारा आपने लेना है मींस के देखिए जरा गौर करें, ये सारी R1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8। अब ये याद रखिए, यहां पर ये पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, 2 3s are 6, दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, माइनस। मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये -10 था क्योंकि -5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये इसको प्लस कर देगा। मैंने पहले डबल लिखा था, आप आसानी से कर सकता हूं मैं यहां पर। ठीक है, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई किया, ये 2 3 6 हुआ था, माइनस था पहले, ये पहले माइनस था। जब ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो मेरे ख्याल से चीज आसान हुई है। जैसे 0 आ गया, यहां से आपके पास 3 आ गया, यहां से -5, यहां से 4, उठाकर सेम एज इट इज इसको ऐसे लिखते हैं यहां पर, सॉरी ये यहां पर ऐसे ये आपके पास अगला स्टेप आ गया। रो ऑपरेशंस को मैं पिछले लेक्चर में समझा भी चुका हूं, सिर्फ अभी थोड़ी सी मेहनत करा रहा हूं आपके ऊपर। यहां पे बोलते हैं इसको 0 करने के बाद अगली एंट्री आपने 0 करनी है, -2 को 0 करना है, सेम एज इट इज ऐसे ही है। ये आपके सामने मैंने कर दिया है कि आपको समझ आ जाए कि
इसको जीरो करने के लिए ये ऑपरेशन किया। मैं इसमें डिटेल में अपनी जा रहा क्योंकि मैं एक चीज नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम पिछली लेक्चर में कर चुके हैं आसानी से। तो यहाँ सिर्फ आपने उसकी मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। पहले मैंने इस एंट्री को जीरो किया, अब मैं इसके बाद किसको जीरो करूंगा, इसको जीरो करूंगा। किसकी मदद से? अगले मैंने जीरो कर दिया, इसका रफ सामने पड़ा, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, इससे अगला काम क्या होगा, फौरन अगला स्टेप क्या है, इस 3 क्या करना है, 1 करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका 1 होना भी तो जरूरी है ना। बात समझ आ रही है? 1 इसलिए करते हैं कि हम इस 1 से नीचे और ऊपर वालों को जीरो आसानी से कर सके। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इसके साथ आप जब इसको 1 करते हैं, 1 करने के लिए आसान तरीका है 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरी लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनना चाहिए। ठीक है, अगला स्टेप देख लें। यहाँ पर इसको जीरो करना है, इसको 1 बनाना होता है। अच्छा, मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो नो सोल्यूशन का केस है, ये बात याद रखें। अच्छा, यहाँ पर एक मसला आ जाता है, सिचुएशन कैसी है वो देखें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आता है। आपने जब यहाँ पर वो ऑपरेशन किया, आप इसको जीरो करना चाह रहे हैं इस 1 की मदद से। आसान तरीके का ये है, चेंज किस में आ रही है, R3 के अंदर। R3 में चेंज आ रही है प्लस 9R2 मींस इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें, ये एंट्री क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया ये तो जीरो हुआ, इसलिए यहाँ पर किया होगा मैंने रफर किया होगा। इस R3 में चेंज आ रही है, R3 को पहले लिखो ना जरा सा, और इसके साथ 9 को मल्टीप्लाई करो, जरा होल करें कि इसको तो जीरो कर दिया लेकिन साथ ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे जब इसको मकसद जो मेन टारगेट था ना, मेन टारगेट क्या भाई, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के साथ साथ बाज़ औक़ात ऐसा आता है कि यार ये तीसरा टर्म खुद ब खुद जीरो हो जाता है। मैंने इसको इंसर्कल किया हुआ डॉट के साथ, जरा होल करें, ये खुद ही जीरो है, मैंने बाय फोर्स नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर मसला इस तरह से आ गया, जरा होल करें 0 0 0 5। क्यों? असूलन तो चाहिए यहाँ पर 1 आए, हम बाद में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया। ये सिचुएशन होती है नो सोल्यूशन की। आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा सर क्यों, किस तरह से? उसकी वजह ये है कि मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, ये बातें मेरे सामने इंग्लिश में लिखी भी हुई है। उसकी वजूहात ये है कि यहाँ से जब आप बोल रहे हैं लास्ट 2 मिनट्स इसके रह गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन है ये x1 को रिप्रेजेंट करता है, ये x2 को, ये x3 को, ये x2, ये x3। यहाँ पे कितने तीनों जीरो हो गए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये लास्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 x3 इज इक्वल्स टू 5, ऐसे ही है ना। इसमें याद रखें कि आपके पास x3 जो है कोई भी नंबर है। यहां पर मसला यह है कि नो सोल्यूशन का केस क्यों आता है, नो सोल्यूशन का केस हम इसको क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि भाई यहां पे 0 इक्वल्स टू 5 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों? मिसाल के तौर पे x3 की जगह मैं पुट करता हूं 1 0 0 इक्वल्स टू, पॉसिबल है? मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन तब होगा जब 5 इक्वल टू 5 इक्वेशन तब बराबर होगी ना, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 3 पुट करूं तब भी 0 इक्वल टू 5, 10 पुट करूं तब भी 0 इक्वल टू 5, 20 पुट करूं तब भी 0 इक्वल टू 5, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अंडरस्टूड हो गया है? तो यहां पे x3 जो है ना, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, आप कोई भी पुट करो, सोल्यूशन नहीं दे रहा भाई, सोल्यूशन आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो इक्विवेलेंस की सिचुएशन पे नहीं आ रहा। इसको कहा जाता है नो सोल्यूशन। यहां पे फर्क है यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। यूनिक कब होता? जब डायरेक्ट वैल्यू है x3 की, क्या वैल्यू है? एक वैल्यू है 5, उस 5 को उठा के ऊपर x3 को ऊपर पुट करो तो उससे आप x2 मालूम करोगे और x1 मालूम कर लोगे इजीली। अब यहां पर मसला आया 0 का, तो ये नो सोल्यूशन का केस है। इनफाइनाइट भी क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि इनफाइनाइट क्या पॉइंट होगा कि जिस वक्त जब आप ये जो ऑपरेशन करते हैं इसके साथ साथ ये भी 0 हो जाए, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी आती है। वो किस तरह से आती है वो मैं पॉइंट यहां पर भी इसके साथ कवर कर लेता हूं, उसमें जरा गौर करें। यहां पे 0 x3 इज इक्वल्स टू
ये सिचुएशन है। इनफाइनाइट कैसे है? क्योंकि आपके पास x3 जो है वो कोई भी नंबर है, एनी नंबर। अब जरा गौर करें, x3 को मैं 1 ले रहा हूं, 0 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। x3 को मैं 4 ले रहा हूं, कोई भी नंबर है ना, 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। x3 5 ले रहा हूं, x3 6 ले रहा हूं, x3 10 ले रहा हूं, x3 20 ले रहा हूं, x3 200 ले रहा हूं, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना, 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये यहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन की आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब आप x3 को 2 लोगे तो उस x3 को उठाकर इनमें कहीं पर पुट करोगे ना। असल में ये पूरी रिदम ऐसे आप अगर परेशान हो रहे हैं, देखें x1 माइनस 5x2 प्लस 4x3 इज इक्वल्स टू -3, x2 माइनस 5/3, x3 इज इक्वल्स टू 4/3, और यहां लास्ट वाला जो होता है इसको ऐसे देखते हैं। आपको समझ आ रही है? इससे मैंने ये निकाला है। जब x3 कोई भी नंबर होगा, 2 होगा, तो उसको यहां पर पुट करोगे तो x2 मिल जाएगा ना, फिर यहां से x1 भी आ जाएगा इजीली। x3 4 लो, x3 5 लो, x3 10 लो, वो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि x3 कोई भी हो 0 इक्वल टू 0 आएगा, जिससे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक हो गया? आई थिंक सो ये इनफ है काफी, जो कि आपके यूनिक, इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशन के लिए वो कवर करेगा। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच।